नमस्कार, प्रणाम। मैं कनक तिवारी। खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आज हम दुनिया के प्रसिद्ध, जिन्होंने दुनिया को हंसाने का काम किया, जिन्होंने उदास दुनिया में खुशी बांटी, हंसी बांटी, ऐसे ही एक शख्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें पूरी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मनोरंजन जगत या मनोरंजन को पसंद करता है और उन्हें न जानता हो। चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे हास्य अभिनेता, जिन्होंने पूरी दुनिया को हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हंसाने का काम किया। तो आज चार्ली चैपलिन की कहानी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि चार्ली चैपलिन के जीवन से कुछ जुड़ी हुई रोचक घटनाएं, कुछ रोचक तथ्य, कुछ जानकारियां। तो आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को, कनक तिवारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि मैं जो परिश्रम करता हूँ, ढूंढ कर लाता हूँ, जो घटनाएं, जो कहानियाँ, जिन व्यक्तियों के बारे में आप तक आसानी से पहुँच जाया करें और मेरे परिश्रम को आपका उत्साह, आपका आशीष भी मिलता रहे। चार्ली चैपलिन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी घटनाएं और उनके अभिनय से हम सब बखूबी परिचित हैं। लगभग 7 दशक उन्होंने अपने अभिनय से पूरी दुनिया को हंसाने का काम किया। जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भीषण त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय जब दुनिया के ऊपर एक मस्तिष्कों पर एक अलग प्रभाव था, दुनिया के व्यक्तियों के मस्तिष्क के ऊपर एक अलग सा प्रभाव था कि न जाने कल क्या हो, कल का दिन कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारा साम्राज्य कैसा हो। उन स्थितियों में भी सकारात्मक और लोगों के हृदय में हंसी का फुहारा भरने वाले चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन साइलेंट फिल्मों के अभिनेता थे। उन दिनों फिल्में साइलेंट हुआ करती थी, जिसमें अपने अभिनय के द्वारा, अपनी कला के माध्यम से अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया जाता था और एक संदेश छोड़ा जाता था। चार्ली चैपलिन की चाहे कोई भी पिक्चर देख लीजिए, चाहे कोई क्लिप देख लीजिए, हर क्लिप उनकी कॉमेडी से भरी, हंसी से भरी तो होती ही थी, लेकिन वो क्लिप जब समाप्त होती थी एक संदेश अवश्य छोड़कर जाया करती थी। नाइटहुड, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें नाइटहुड का खिताब दिया था। नाइटहुड का खिताब मिलने के बाद चार्ली चैपलिन को सर चार्ली चैपलिन कहा जाने लगा था। उन्होंने 4 शादियां की थीं और उनके 4 शादियों से 8 बच्चे थे। अभिनेता के अलावा वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और बहुत सारी खूबियां उनके अंदर थीं। कई बार वो विवादों से भी घिरे रहते थे। एक बार दुनिया के अंदर एक अफवाह फैली कि चार्ली चैपलिन यहूदी हैं, जबकि वो ईसाई थे। बाद में चार्ली चैपलिन ने अपना पक्ष रखा और प्रमाणित किया कि वे ईसाई हैं। चार्ली चैपलिन ने अपना अभिनय का बहुत ज़्यादा समय अमेरिका में बिताया, लेकिन आखिरी के समय में उनके लगभग 10-15 साल जो अंत के उनके रहे, अमेरिका उनसे नाराज रहा, क्योंकि वो राजनैतिक व्यंग करने लगे थे अपने अभिनय में, राजनीतिज्ञों पर व्यंग और अन्य तरह की टिप्पणियां जो उनके अभिनय से निकल कर आती थी। तो अमेरिका को लगता था कि ये सोशलिस्ट विचारधारा की ओर जा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका उनसे काफ़ी दिनों तक खफा रहा, काफ़ी उनसे नाराज रहा। और इसी नाराज़गी के चलते हुए उन्होंने अमेरिका को अलविदा कहा और वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में जाकर बस गए थे। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और उन्होंने अपना अभिनय का जो चरमोत्कर्ष है, अभिनय का जो आरंभ है, वो अमेरिका से किया था। तो जन्म ब्रिटेन में हुआ था, अभिनय अमेरिका में किया और आखिरी के क्षण उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में बिताए। जेनेवा उनको हमेशा से काफ़ी प्रिय रहा था।
और 1889 में, सन 1889 में उनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। माता पिता दोनों कलाकार थे थिएटर के, दोनों अभिनय जगत से जुड़े हुए थे। पिता बहुतायत मात्रा में शराब का सेवन करते थे, जिससे बचपन में ही चार्ली चैपलिन की आयु काफ़ी कम थी, उनके पिता का देहावसान हो गया, उनके पिता खत्म हो गए थे। माता परिवार में रह गई थी, तो चार्ली चैपलिन अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए उनके साथ काम भी करने लगे, उनका सहयोग करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद चार्ली चैपलिन अभी कम ही आयु के थे, उनकी माता का भी देहांत हो जाता है। माँ की मृत्यु के बाद चार्ली चैपलिन भीतर तक टूट जाते हैं और ये पहाड़ जैसी जिंदगी को कैसे काटा जाए, इस पर विचार करने लगते हैं। तो माता पिता दोनों कलाकार होने के नाते कुछ अनुवांशिक कहें या उनको देखकर, उनके साथ रहकर, उनके अंदर भी अभिनय के कला के गुण थे जो उनके ऊपर स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव डाल चुके थे। सौतेले भाई बहन थे घर में, घर का सामंजस्य सही नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने जो माता पिता से उनको मिला था विरासत में अभिनय कला का गुण, उसको उन्होंने आजमाना शुरू किया और थिएटर में उस अभिनय को धार देने का काम करने लगे। 1910 में एक उन्होंने ड्रामा कंपनी ज्वाइन की और उसी ड्रामा कंपनी के साथ वह अमेरिका गए। अमेरिका उनके उस अभिनय को, उनकी उस कला को एक चरमोत्कर्ष, उनके उस अभिनय को दुनिया के सामने लाने के लिए सबसे बड़ा एक वो रहा, माध्यम बना। 1910 में ही उन्हें एक फिल्म मिली जो उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था ए नाइट ए इंग्लिश म्यूजिक हॉल। इस फिल्म में उन्होंने जब अभिनय किया, इस फिल्म में जब उनको एक छोटा सा रोल मिला, इसके बाद पूरी दुनिया के सामने उनको पहचान मिलना शुरू हो गई थी। साइलेंट फिल्में उन दिनों बनती थीं और आप सब जान सकते हैं कि साइलेंट फिल्मों में कितना कठिन होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ कला ही, वहाँ सिर्फ आपका अभिनय ही व्यक्ति को आपसे जोड़ सकता है। और जो 1910 में फिल्म बनी, उसके बाद चार्ली चैपलिन का जादू लोगों के सर पे चढ़ने लगा था। अमेरिका में ही चार्ली चैपलिन, जिनको हम और आप जिस हुलिये में देखते हैं कि एक छोटा सा ऊपर से कोट, छोटी सी मूछ, गोल हैट, चेहरे पे ढेर सारा सफ़ेद रंग का मेकअप, आँखों में काजल, हाथ में छड़ी, इस तरीके का ऊंची पैंट, बूट, इस गेटअप में कहा जाए कि ये कोई गेटअप पहले से कोई निर्धारित उनका नहीं था। एक फिल्म बननी थी जिसमें एक मस्खरे का रोल चाहिए था, कॉमेडियन का रोल चाहिए था। फिल्म की कास्ट बैठी थी, ये भी पहुँचे अपने रोल के लिए, तो फिल्म की कास्ट ने कहा हमको ऐसा ऐसा रोल चाहिए, आप गेटअप सेट करें। तो वो अपना कास्टिंग रूम में थे, जाते हैं, बहुत सारे कपड़े बदलते हैं, बहुत सारे तरीके से मेकअप करते हैं, बहुत सारे गेटअप बदलते हैं। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो अचानक से जो मिलता है उसको पहनने लगते हैं। कोई छोटी पैंट पड़ी है तो उसी को पहन लेते हैं, ऊपर से उसको धागे से बांध लेते हैं। एक लंबी शर्ट मिली, उसको पहन लिया, उसके ऊपर एक छोटा सा कोट मिला, उसको पहन लिया। एक अभिनेता खड़ा था, वो अपने सिर पे हैट लगाए हुए था, उसकी हैट लगा ली। समय ज़्यादा हो रहा था क्योंकि ये काफ़ी देर से गेटअप बदल रहे थे, तो जो मेकअप मैन था उसने कहा कि समय हो रहा है, तो इन्होंने मेकअप मैन से अपने आप उसका मेकअप बॉक्स उठाया और अपने आप अपना चेहरा पेंट कर लिया। और इस तरीके से गेटअप बनाकर जब ये कास्टिंग डायरेक्टर्स के सामने पहुँचे, वो देखकर इनको हंसने लगे और उन सभी ने कहा कि बिल्कुल हम ऐसा ही चाह रहे थे। और उस फिल्म में इनको एक अच्छा रोल मिला और यादगार रोल मिला। इन पर एक आरोप लगता है, ब्रिटेन लगाता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए, जबकि चार्ली चैपलिन ने इसका खंडन किया कि वो अपने पैसे पर, अपने खर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका से ब्रिटेन गए थे, लेकिन ब्रिटेन में उनको यह कहकर युद्ध के लिए सैनिकों में शामिल नहीं किया गया कि यह कम हाइट के हैं
ये शरीर का इनका जो बनावट है वो सैनिकों के जैसी नहीं है, तो इसलिए उनको युद्ध में शामिल नहीं किया गया। ये चार्ली चैपलिन ने इस बात का खंडन किया था। फिर अमेरिका इन पर दबाव तब तक काफ़ी बनाने लगा था, अमेरिका नाराज़ रहने लगा था। तो ये करीब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेनेवा चले गए। जेनेवा में जेनेवा लेक के किनारे केजीआर गांव एक है, वहाँ पर जाकर ये रहने लगे और अपनी चौथी पत्नी के साथ और अपने 8 बच्चों के साथ वहीं रहने लगे। और इनकी चौथी पत्नी आखिरी दम तक इनके साथ रहीं। 1972 का दौर आया, उस दिनों तक ये बीमार काफ़ी रहने लगे थे। उम्र भी एक सीमा होती है, उम्र उस सीमा को पार कर रही थी, व्हील चेयर पर आ चुके थे। 24 दिसंबर 1977 को, सन 1972 से बीमार रहते थे, लगभग 5 वर्ष बाद 24 दिसंबर 1977 को काफ़ी समय से ऑक्सीजन पर थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 24 दिसंबर 1977 को रात में कुछ तबीयत ज़्यादा खराब हुई और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन की मृत्यु हो जाती है। चार्ली चैपलिन की मृत्यु होती है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये खबर फैलती है कि दुनिया का बेहतरीन हास्य का कलाकार, दुनिया का बेहतरीन कॉमेडियन चार्ली चैपलिन इस संसार से, इस भौतिक संसार से विदा कर गया, इस दुनिया में नहीं रहे। तो पूरी दुनिया में हर तरीके के जो उस समय के संचार तंत्र थे उनके माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को आघात भी पहुंचा, क्योंकि दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति आज दुनिया में नहीं रहा। हर परिस्थिति में जिसने दुनिया को हंसाया, दुनिया की संवेदनाएं बांटी, और मूक फिल्में जो हुआ करती थी चार्ली चैपलिन की, सभी फिल्में साइलेंट फिल्में ही हैं चार्ली चैपलिन की। तो साइलेंट फिल्म होने के नाते एक बहुत अच्छी चीज़ उन फिल्मों के साथ ये हो जाती थी कि भाषा की प्रतिबद्धता, जो भाषा का एक दायरा होता है, वो ख़त्म हो जाता था। उन दिनों फिल्मों में डबिंग, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन चार्ली चैपलिन को हर भाषा का व्यक्ति बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लेता था और बड़ी सहजता के साथ समझ लेता था, क्योंकि वो साइलेंट फिल्में हुआ करती थी। अभिनय के आधार पर ही उन फिल्मों को दर्शाया जाता था और अभिनय ही हुआ करता था। अपनी कला के माध्यम से ही उसमें दर्शकों को अपने से जोड़ा जाता था। तो हर भाषा का व्यक्ति, हर देश का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति उनसे जुड़ाव रखता था, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे रूस हो। हर देश, पूरी दुनिया से उनके ना रहने के बाद शोक संदेश आने लगे, लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट करने लगे और पूरी दुनिया में एक साइलेंट जैसी उनकी फिल्में हुआ करती थी, उसी तरीके से एक शांत माहौल बना उनकी मौत के बाद। 2 दिन उनको रखने के बाद 25 दिसंबर सन 1977 को उनकी मृत्यु हुई और 2 दिन उनको रोकने के बाद 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। पूरी दुनिया को उनके ना रहने से कष्ट हुआ। जेनेवा लेक के पास 27 दिसंबर सन 1977 को उनका अंतिम संस्कार होता है और संवेदनाएं चली रही थी, लोग उन पर परिचर्चा कर ही रहे थे कि बहुत अच्छा अभिनेता इस दुनिया ने खोया। तभी अचानक से लगभग 5 हफ्ते बाद ओना चैपलिन चार्ली चैपलिन की चौथी पत्नी थी। उनके घर पे एक फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन होता है स्विस पुलिस का, स्विट्ज़रलैंड की पुलिस का, कि हमें सूचना मिली है। ये फ़ोन 2 मार्च 1978 को बजता है। पुलिस कहती है हमें एक सूचना मिली है कि चार्ली चैपलिन की लाश को, उनकी कब्र को खोदकर गायब कर दिया गया है। ये बात सुनकर सभी भौचक्के रह जाते हैं। उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य दौड़कर उस स्थान पे पहुंचते हैं, उस कब्रगाह के पास पहुंचते हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और सब देखकर हैरान हो गए कि चार्ली चैपलिन की जो लाश है वो खोद कर गायब कर दी गई थी। सबके लिए ये बड़ी घटना थी कि आखिर कोई एक मरे हुए व्यक्ति की लाश का क्या करेगा।
आखिर चार्ली चैपलिन जैसे महान अभिनेता की लाश को गायब करके, महान कलाकार की लाश को गायब करके किसी को क्या हासिल होगा। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी ये पता करने के लिए कि लाश कहाँ गई, किसके पास है। दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस हर बार प्रयास करती कि कुछ रिजल्ट्स मिले, कुछ परिणाम आए, लेकिन दिन रात कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक एक दिन चार्ली चैपलिन के घर पर एक फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उनकी पत्नी ओना चैपलिन उठाती हैं और एक शख्स की आवाज़ आती है कि चार्ली चैपलिन की लाश मेरे पास है और $2 लाख स्विस डॉलर कि उन्होंने मांग की कि मुझे $2 लाख की रकम चाहिए और हम आपको चार्ली चैपलिन की लाश दे देंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं क्या, अगर चार्ली चैपलिन जीवित होते और उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा किया गया होता तो शायद वो भी इस शर्त को ना मानते। और उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया कि लाश के बदले हम पैसे नहीं देंगे। तो उधर से फ़ोन करने वाले ने कहा कि हम तुम्हारे दोनों बेटों की हत्या कर देंगे। तो उनकी पत्नी ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उनकी पत्नी पुलिस को सूचित करती हैं कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी बात की जा रही थी। पुलिस प्रयासों में जुट जाती है क्योंकि उन दिनों ये सोशल मीडिया, मोबाइल आदि आदि चीज़ों का तो दौर था नहीं। तो उन सभी व्यवस्थाओं के तहत जितने जेनेवा में टेलीफोन बूथ थे उन सबकी निगरानी करना पुलिस शुरू कर देती है। और लगभग 5 हफ्ते बाद पुलिस को एक कामयाबी हाथ में लगती है। पुलिस के पास एक सूचना पहुंचती है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, 2 लोगों को पहचाना जाता है, जिनमें से एक बूथ से सूचना मिलती है कि 2 शख्स इस तरीके के आए थे, उन्होंने ऐसी कोई बात की थी। पुलिस खोजने पे लगती है, हर तरीके से सर्च ऑपरेशन चालू करती है। तो 2 व्यक्ति सामने आते हैं। एक का नाम होता है रोमन वार्डेस और एक का नाम होता है गनेव गैस्ट्रोवा। तो दोनों शख्सों को पुलिस चिन्हित करती है, दोनों शख्सों को पकड़ती है। तो पता चलता है ये गनेव बल्गारिया का था, दोनों रिफ्यूजी थे, और ये जो रोमन वार्ड्स था ये रोमन का था। दोनों की गिरफ्तारी की जाती है, दोनों को पकड़ा जाता है। 1 मार्च 1978 दोनों स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 1 मार्च 1978 को चार्ली चैपलिन की लाश को खोदकर गायब किया गया था। पूछा पुलिस ने, जब कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक बार मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि एक बड़े आदमी की लाश गायब कर दी गई थी और बाद में लाश गायब करने वाले ने उनकी फैमिली से वसूली की मांग की थी। उस व्यक्ति से फैमिली काफ़ी इमोशनल टच थी, उन्होंने पैसे भी दिए थे। जिसके बाद हमारे दिमाग में भी ये विचार आया कि हम भी ऐसे ही इस लाश को गायब कर दें और हम भी पैसे की डिमांड करें। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने माफ़ी भी मांगी चार्ली चैपलिन के परिवार से, और चार्ली चैपलिन के घर जेनेवा लेक से महज 1 मील की दूरी पर एक खेत में उन दोनों ने चार्ली चैपलिन की लाश को गड़ा के रखा था कि समय आने पर पैसा मांगा जाएगा। लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के साथ, इतने बड़े व्यक्ति के शव के साथ ऐसी छेड़छाड़ करने के कारण पुलिस बहुत ज़्यादा सतर्क हुई, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हुई और इस केस के जितने अभियुक्त थे लाश को गायब करने में सबको पकड़ा गया। चार्ली चैपलिन की फैमिली ने उनको माफ़ भी कर दिया। बाद में इनमें से रोमन वार्डस जो मुख्य अभियुक्त था, जिसकी योजना थी ये, उसे 4.5 साल की सज़ा दी गई और गैस्ट्रो गनेव को 18 महीने की सज़ा दी गई। और जब ये लाश मिली तो फिर ऐसी कोई घटना ना कर दी जाए, तो 2 मीटर के कंक्रीट से उनकी कब्र को बनाया गया मजबूती के साथ। आज भी स्विट्ज़रलैंड में उसी जगह पर उनकी कब्र है। जो लोग वहां जाएं, देखें तो इस महान कलाकार की समाधि पर भी जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।